Hey guys, welcome to this video. In this video, we'll be discussing about load balancer. So first of all, let's try to understand why do we need load balancer? Okay. So like as also discussed in the previous video, I will highly recommend अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पीछे जाके देख लो. But if you have watched it, then it's okay. Okay. So I'll just briefly explain what's the problem over here. So the problem is कि अगर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, टू मैनी रिक्वेस्ट, अगर 10 15 20 50,000 रिक्वेस्ट है तो एक अकेला वेब सर्वर था जो हमारा चीजें हैंडल कर ले रहा था, ठीक है. पर अगर हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए कि ये अकेला एक वेब सर्वर हैंडल कर ही ना पाए, ठीक है, हमने इसका रैम बढ़ा दिया, सीपीयू बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, उसके बाद भी ये रिक्वेस्ट हैंडल कर ही नहीं पा रहा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें और वेब सर्वर्स बनाने पड़ेंगे और वेब सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है. तो अगर हमने और वेब सर्वर्स लगा दिए तो अब इनको मैनेज कौन करेगा कि भाई कितने वेब सर्वर्स हैं, हमारा रिक्वेस्ट कौन से वेब सर्वर पे जाना चाहिए, ठीक है ना. अगर हम जिस वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो क्या है भी ऑन की नहीं है, लेट्स से कि वो फॉल्टी हो गया, वो बंद हो गया किसी रीजन से, ठीक है, और हम रिक्वेस्ट उस पर भेजे जा रहे हैं, तो जो एंड यूजर होगा वो तो यही दिखेगा ना, साइट डाउन, ठीक है, तो वो यूजर के लिए बहुत गंदा यूजर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना. तो इन जो हम एक्स्ट्रा सर्वर्स और द नंबर ऑफ सर्वर्स वी आर इंक्रीजिंग, और जिसको हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं, ठीक है ना, तो इसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं लोड बैलेंसर. तो लोड बैलेंसर क्या होगा, यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है. तो एक बार पहले लोड बैलेंसर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. लोड बैलेंसर इज नथिंग बट an entity which evenly distributes incoming traffic, ठीक है. इवेनली इट डिपेंड्स, लाइक इवेनली हो सकता है एज इन कि किसी एक सर्वर को ज्यादा भी मिल रहा हो, बट इवेनली एज इन कि जो एल्गोरिथम हम डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना. तो अब देखो, अब वेब लोड बैलेंसर लगाने का क्या फायदा है उसको आखिरी में देखते हैं, ठीक है ना. अभी देखते हैं कि लोड बैलेंसर हमने अब लगा दिया, ठीक है. तो अब जब भी कोई यूजर आया, अब यूजर आया तो सबसे पहले वो जाएगा लोड बैलेंसर पे. अब लोड बैलेंसर क्या कर सकता है, वो या तो इस वाले सर्वर पे भेज दे या तो इस वाले सर्वर पे भेज दे. लेट्स से कि ये पहला रिक्वेस्ट था, ये आया और इसको इसने कर दिया सर्वर नंबर 1 पे चले जाओ. फिर जब ये दूसरा रिक्वेस्ट आया, अब इसके पास वापस ऑप्शन है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट नंबर 2 है. अब इसके पास वापस ऑप्शन है कि या तो वापस से सर्वर 1 पे भेज दे या तो सर्वर 2 पे भेज दे, ठीक है. अगर ये 1 पे भेज देगा तब तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ ना लगाने का, ठीक है. अगर लेट्स से कि दोनों सर्वर एकदम इक्विवेलेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट है, ठीक है. तो अगर सर्वर 1 सर्वर 2 एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है, तो अगर सर्वर 1 पे एक रिक्वेस्ट भेजा था तो एक रिक्वेस्ट सर्वर 2 पे भेज दे, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो लोड आ रहा है ना हमारा वो बैलेंस होगा, कि अब लेट्स से 2 के बदले 500 रिक्वेस्ट आ गए, तो वो क्या करेगा कि 250 सर्वर 1 पे भेज देगा, 250 सर्वर 2 पे भेज देगा, ठीक है ना. तो ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है लोड बैलेंसिंग. तो अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि सबसे पहली चीज, अगर एक सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास 4 सर्वर्स थे, ठीक है ना, अब एक सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो इन 3 सर्वर्स में बांट रहा है. ये सर्वर्स मेरा डाउन है, ठीक है, सर्वर 1 मेरा डाउन है, तो जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो मेरे सर्वर, जो भी मैंने दो एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो इस पे और इस पे भेज रहा है, ये सर्वर मेरा डाउन है, ठीक है. अब देखो इससे हुआ क्या कि सबसे पहली चीज, जो मेरा यूजर था उसको ये पता ही नहीं चला कि हमारी साइट कभी डाउन थी, ठीक है, भले ही एक सर्वर डाउन था. अगर एक ही सर्वर रहता तो क्या होता कि उसके दिखता कि हमारी साइट डाउन है, पर अब क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसे पता भी नहीं चल रहा, ठीक है. तो इसको पहली चीज क्या कहते हैं, हाईली अवेलेबल. ये सिस्टम को हमारा क्या बना रहा है, हाईली अवेलेबल सिस्टम, कि कुछ भी हो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स श्योर से जाए अगर कोई हमारे सर्वर को हिट कर रहा है तो, ठीक है. अब देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 सर्वर लगा दिए, यहाँ पे एक और सर्वर लगा दिए, तो ये हम बहुत इजीली कर पा रहे हैं. क्यों इजीली कर पा रहे हैं, क्योंकि लोड बैलेंसर है जिसको हम बता देंगे कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये भी सर्वर आ गया, अब इस पे भी तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो. तो ये क्या कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और बढ़ेगा तो हम एक और लगा देंगे. तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने में भी लोड बैलेंसर बहुत इजीली से करा देता है हमारा, ठीक है ना. अगर ये लोड बैलेंसर नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता हमें अलग अलग सर्वर ऐड करना, उनका ट्रैक रखना, ठीक है. तो दूसरा चीज क्या हो गया कि ये हाईली स्केलेबल सिस्टम भी बना रहा है, ठीक है, या हाईली स्केलेबल सिस्टम बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है. तीसरी चीज, अब देखो अगर एक ही सर्वर रहता, हमारे पास एक ही सर्वर रहता, तो सबसे पहला चीज क्या हो जाता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो इसी पे जा रहा है. तो अगर 5 रिक्वेस्ट आ रहे हैं और वो ऐसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है ना. ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एज इन कि जो रिक्वेस्ट आया पहले वो कंप्लीट होगा और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा तो ही दूसरा उसके बाद प्रोसेस हो सकता है. तो अगर इस टाइप के रिक्वेस्ट है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही सर्वर पे सब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो लास्ट रिक्वेस्ट है या एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा उसके बाद ही दूसरा होगा, तो इससे क्या है ना, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। पर अभी क्या होगा कि अगर मेरे पास 5 सर्वर है, मैं पांचों सर्वर पे एक एक रिक्वेस्ट भेज दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पैरेलली प्रोसेस कर लेगा एक टाइप से, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, वो सेम टाइम पे 5 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है 5 अलग अलग सर्वर पे, ठीक है ना। तो इससे टाइम कम कर देगा और जो उसका परफॉर्मेंस है वो इनहेंस कर देगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईली अवेलेबल बना देता है, हाईली स्केलेबल बना देता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे टर्म है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या हमारे सर्विस पे कोई भी एक यूजर रिलाई कर सकता है, जरूर कर सकता है। अगर जैसे ही हमने उसको हाईली अवेलेबल बना दिया तो हमें पता है कि कोई ना कोई एक सर्वर तो है जो अप रहेगा हमेशा, ठीक है। तो उससे मेरा यूजर की रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी। तो हम यूजर को एक ऐसे रिलायबल सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा लोड बैलेंसर, ठीक है। अब देखो, अब है कि ठीक है, लोड बैलेंसर क्या काम कर रहा है वो देख लिया हमने। अब यहाँ पे दो चीज होती है। सबसे पहले बात कि लोड बैलेंसर ना हार्डवेयर लोड बैलेंसर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर भी हो सकता है। जब हार्डवेयर बोलते हैं हम, तो हार्डवेयर का मतलब कि एक पर्टिकुलर ऐसे एक डिवाइस आ जाएगा, ठीक है, जो जिसका एकदम डेडिकेटेड काम है कि हाँ भाई तुम्हें लोड बैलेंसिंग ही करना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ऑब्वियस रीजन से ये अलग से पैसे देना, अलग से मेंटेन करना, ये सब चीजें हम नहीं करना चाहते। तो इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, और ये दो भी चीजें होती हैं, लेयर 4 लेयर 7। ये आपने अगर ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो एक होता है कि एकदम से एप्लीकेशन लेवल पे ही कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल पे करेंगे तो वो क्या होगा, लेयर 7 का लोड बैलेंसर। और अगर जहां पे हमारे प्रोटोकॉल्स डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है, या लेयर 4 जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो अगर उस पे हम करते हैं तो उसको लेयर 4 लोड बैलेंसर। लेट मी नो कि अगर आपको ओएसआई मॉडल के लोड बैलेंसर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताना, मैं इस पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। बट मोटा मोटी आप यही जान के रखो कि हमारे पास दो टाइप के लोड बैलेंसर्स होते हैं, एक हार्डवेयर टाइप के, एक सॉफ्टवेयर टाइप के, ठीक है ना। तो अब देखो, हार्डवेयर थोड़ा सा मुश्किल होता है, सॉफ्टवेयर बहुत इजी होता है। जब सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा कोई सिस्टम होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर हमने बनाया, इसमें एक प्रोग्राम लिख दिया, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप लिख दो। इट्स मोर लाइक आप चाहो तो C++ में लिख दो, पाइथन में लिख दो, जिसमें लिखना है। बट हम हमेशा वही चूज करेंगे जो हमारे लिए बेटर होगा। और यूजुअली हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे कोड्स पहले से पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हो, या आपको खुद से कुछ कस्टमाइज करके लिखना है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, यूजुअली ना एल्गोरिदम्स हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लिख रहे हैं कि लोड बैलेंसर को हम कोड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं। सो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा कि लेट्स से कि हमारे पास अब 3 सर्वर है, ठीक है ना, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और यहाँ पे एक हमने लगा दिया लोड बैलेंसर LB, ठीक है। तो अब इसके पास जैसे रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूजर थे, वहां से रिक्वेस्ट आता जा रहा है, रिक्वेस्ट आता जा रहा है। तो अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई रिक्वेस्ट किसको भेजे, इसको भेजे, इसको भेजे, किसको भेजना है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट इसको भेज दिया, एक रिक्वेस्ट इसको भेज। तो अब क्या होगा ना, एक इसके लिए एल्गोरिदम्स यूज करेगा। तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स, जिसमें एक है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन कहने का मतलब क्या है कि जो भी है, पहला रिक्वेस्ट आया वो पहले हेल्दी सर्वर को भेजा, दूसरा रिक्वेस्ट आएगा नेक्स्ट हेल्दी सर्वर को भेजेगा, तीसरा रिक्वेस्ट आया नेक्स्ट हेल्दी सर्वर को भेजेगा। जब खत्म हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट यहां से वापस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। बीच में अगर ये सर्वर डेड हो गया तो क्या करेगा, जब दूसरा रिक्वेस्ट इसके बाद वाला रिक्वेस्ट इस पे ना भेज के वो सीधा इस पे भेजेगा, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अब मान लो कि कुछ ऐसा सीन हुआ, ठीक है, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ सारा। अब मान लो कि हमारे पास एक सर्वर था, 2 सर्वर था, 3 सर्वर था, ठीक है, और ये रहा हमारा लोड बैलेंसर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं लिस्ट कनेक्शन में। ऐसा समझो कि अब लोड बैलेंसर ने इसको एक रिक्वेस्ट भेज दिया, इसको रिक्वेस्ट भेज दिया, इसको रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो, ये वाला और ये वाला रिक्वेस्ट तुरंत कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट होने में लेट्स से कि टाइम लगता है 1 मिनट का, हाइपोथेटिकली मान रहा है कि 1 मिनट का टाइम लग रहा है। और फिर वापिस से अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया तो अगर राउंड रॉबिन यूज कर रहे होते, हम राउंड रॉबिन यूज कर रहे होते तो क्या होता कि वापस से वो रिक्वेस्ट इसी को भेज देता। पर अब यहाँ पे हमें पता है कि ये रिक्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स से कि अभी 30 मिली सेकेंड ही गए थे जब ये दोनों रिक्वेस्ट खत्म हो गए थे और कंप्लीट हो गए थे उससे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें हमारे पास क्या है कि 1 मिनट में ये कंप्लीट होगा। अभी भी मतलब काफी टाइम है इस रिक्वेस्ट को, जो इनिशियल रिक्वेस्ट हमने भेजा था सर्वर 1 को, उसको कंप्लीट होने में, और हमने एक और रिक्वेस्ट इसको भेज दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भाई, ये जब कंप्लीट होगा तो इसको वो प्रोसेस करेगा सर्वर 1,
ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करेंगे, और मान लो कैसे अगर बार बार रिपीट हुआ कि फिर इसको कोई नॉर्मल सा रिक्वेस्ट भेजा जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, फिर इसको भेजा वो भी कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट इसको कुछ भेजा, अब वो वापस से 2-3 मिनट लेगा, ठीक है, लेट्स से। तो अब क्या हुआ कि एक ही सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट पाइल अप होते जाएंगे। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें पता है कि ठीक है, लेट्स से कि इस सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी ना, तो जिसका लीस्ट कनेक्शन है आप उसके उस पर भेज देंगे उसको। इससे होगा क्या कि सारे सारे रिक्वेस्ट को हम चाहे तो अपने साथ 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 मतलब पैरेलल प्रोसेस में आप देख सकते हो, ऐसे पैरेलली हो रहे होंगे। अगर सारे के सारे एक ही सर्वर पे जा रहे हैं जो कि ऐसे काइंड ऑफ स्टक मोड, नॉट एग्जैक्टली स्टक, जिसके पास हम टाइम ले रहा है एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में और हेवी रिक्वेस्ट जा रहा है, लेट्स से कि डेटाबेस का क्वेरी था, ऐसा कुछ था, ठीक है, तो वैसे रिक्वेस्ट में जा रहा है तो वहां पे टाइम बढ़ जाएगा, लेटेंसी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो उन सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, हम लीस्ट कनेक्शंस को भी फेवर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब हो सकता है कि अब मान लेते हैं कि ना यहाँ पे एक सर्वर है, सॉरी एक यूजर है, ठीक है, ये हो गया यूजर 1, हमारे पास एक और यूजर है यूजर 2, ठीक है। तो अब हमें इसका आईपी एड्रेस पता है, लेट्स से एक्स, इसका आईपी एड्रेस पता है वाई। तो हम क्या करेंगे कि हम एक हो सकता है कि हम अपने लोड बैलेंसर को बोल देंगे कि हाँ भाई ये रहा सर्वर 1 लेट्स से और ये रहा सर्वर 2, तो जब भी अगर एक्स का रिक्वेस्ट आएगा उसको तुम सर्वर 1 पे ही भेजोगे और जो वाई का रिक्वेस्ट आएगा वो सर्वर 2 पे ही भेजोगे। तो एक टाइप की मैपिंग क्रिएट कर देंगे हम कि अगर एक्स का कोई रिक्वेस्ट है तो वो सर्वर 1 को जाएगा, वाई का रिक्वेस्ट है तो सर्वर 2 को जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई सर्वर बीच में फॉल्टी हो रहा है तो ये चीजें हम अपडेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे अपडेट होगा वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अब जैसे ये आईपी हैश का ये था लॉजिक, पर अब हो सकता है राउंड रॉबिन जैसे हमने डिस्कस करा, तो अब हो सकता है वेटेड राउंड रॉबिन भी हो। वेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये पहला सर्वर था ना ये बहुत पावरफुल है, जैसे कि हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी या स्टार्टअप स्टार्ट करा था, तो हमने एक सर्वर को बहुत पावरफुल बना दिया कि उसमें बहुत ज्यादा रैम है, बहुत ज्यादा मेमोरी, हर चीज बहुत बेटर है उसमें, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर सर्वर्स। तो हम क्या करेंगे कि हाँ भाई तुम दो दो रिक्वेस्ट ले ले और बाकी सबको एक एक रिक्वेस्ट देंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा वेट पुट कर रहे हैं कि सर्वर 1 के लिए हम 2 रिक्वेस्ट दे सकते हैं और बाकी सबको एक एक देंगे, ठीक है। तो वो हो गया वेटेड राउंड रॉबिन, ठीक है। सेम चीज लिस्ट कनेक्शन के लिए भी देख सकते हैं भाई कि अगर कोई ज्यादा हेवी और पावरफुल सर्वर है तो उसको ज्यादा हम कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज होगी। अब एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे ये मेंटेन कर रहे थे ना, तो लेट्स से कि जैसे ही अगर कोई एक सर्वर फॉल्टी होगा, ठीक है ना, तो वेब ब्राउजर क्या होगा कि जैसे ही यूजर ना अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजेगा, अगर ये इसको सर्वर नहीं मिला, ठीक है, तो आइडियली होता क्या है कि जो सबसे पहले क्या ही हुआ होगा जब इसने कोई भी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करा होगा, ठीक है, मैं एक सेकंड पूरा ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जब इसने इसने अगर किसी भी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करा होगा, लेट्स से जो हमारी वेबसाइट है mywebsite.com को रिक्वेस्ट करा होगा, तो सबसे पहले इसकी कॉल गई होगी डीएनएस पे, ठीक है। जब डीएनएस पे कॉल गई होगी उसने एक आईपी दिया होगा, ठीक है, लोड बैलेंसर के आईपी दी, ठीक है। तो अब दो सिनेरियो हो सकता है कि लेट्स से अगर सर्वर 1 फेल हुआ और अगर ये वाला ये यूजर अगर बस इससे कनेक्टेड था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा और रिक्वेस्ट को इस पे भेजना चालू करेगा। पर जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया कि कुछ सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इस यूजर को हम एक्स पे डायरेक्ट कर देंगे और इसको वाई वाले को सर्वर 2 पे डायरेक्ट करेंगे। तो उन सब चीजों में हम क्या कर रहे होते हैं, उन सब चीजों में हम सीधा कनेक्शन लोड बैलेंसर के थ्रू ना बना के हम सीधा सीधा ऐसे कनेक्शन बना देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये यूजर एक्स है, ये सर्वर 1 से कनेक्ट होगा डायरेक्टली, ये यूजर वाई है, ये सर्वर 2 से कनेक्ट होगा डायरेक्टली। तो इस केस में जैसे ही सर्वर 1 फेल होगा, ये क्या करेगा, ये वापस डीएनएस को कॉल करेगा। डीएनएस, अब देखो ये जो डीएनएस जो यहाँ पे इसने आईपी रखी हुई है ना, ये लोड बैलेंसर की ना रख के इसकी पब्लिक आईपी रखेगा, सर्वर 1 की पब्लिक आईपी। याद रखना अब यहाँ पे प्राइवेट दिख रहा है पर ये सर्वर 1 की पब्लिक आईपी रखेगा, ठीक है। तो सर्वर 1 की पब्लिक आईपी कुछ इसने लग लिया, लेट्स से 192 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अब ये जैसे ही फेल हो रहा होगा ना, तो ये जब फेल हुआ तो लोड बैलेंसर हर चीज को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है ना, कि हमारे कौन सा सर्वर फेल हुआ था। तो ये जैसे ये फेल हुआ होगा तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, जाके इसका डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट कर देगा, ठीक है। अब जब इसका रिक्वेस्ट फेल हुआ तो ये क्या करेगा, डीएनएस को बोलेगा, डीएनएस चेक करेगा कि हाँ भाई ठीक है सर्वर एक्स का चाहिए, ठीक है, उसके लिए मेरे पास अब नई आईपी है। लेट्स से कि लोड बैलेंसर ने क्या करा कि एक और सर्वर लगाया और इसकी आईपी इसने जाके यहाँ भर दी थी। तो अब एक्स क्या करेगा, जो यूजर एक्स था वो डायरेक्टली जाके इस सर्वर, लेट्स से ये सर्वर 3 था, तो ये डायरेक्टली उससे जाके कनेक्शन बना लेगा, ठीक है। तो आई होप लोड बैलेंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा, पर इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है। और
और तो इसमें देख ली, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि आप यहाँ देख सकते हो ना कि लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग भी अपने आप ही हैंडल कर लेता है। आप चाहो तो लोड बैलेंसर को ऑटो स्केल के लिए भी वो प्रोग्राम कर सकते हो कि ठीक है भाई, अगर सर्वर कम पड़ रहा है तो खुद ही डाल दो। कैसे कि लेट्स से कि अगर कभी फेल हो गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सर्वर लगा दे रहा है। ठीक है, अब कभी ट्रैफिक अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज का सेल है या मिंत्रा का कोई सेल है, तो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो हमें नहीं पता होता ना कब बढ़ रहा है, तो लोड बैलेंसर्स उसमें भी क्या करेगा कि देखिए अगर ठीक है रिक्वेस्ट बढ़ रहा है, तो वो नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज करते जाएगा। फिर देखेगा कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद रिक्वेस्ट घट गए, तो नंबर ऑफ सर्वर्स वो डिक्रीज करते जाएगा कि हाँ ठीक है चलो भाई इसका हो गया काम, इसका हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आप बहुत बार सुनोगे कि लोड बैलेंसर सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर। क्या है भाई सिंगल पॉइंट फेलियर? कि अगर हमारे पास बस एक ही सर्वर रहता, एक ही सर्वर रहता, ठीक है, ये वाला, तो जब भी ये रिक्वेस्ट आती, अगर ये सर्वर गड़बड़ है, या बेटर पता है यहां समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो, अगर हमारे पास एक ही सर्वर होता ये, ठीक है, अगर ये डाउन हुआ, ये डाउन हुआ, तो यूजर कुछ एक्सेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिसको एसपीओएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें लोड बैलेंसर क्या करा, इसने हमें बचा लिया कि हमें इसने मल्टीपल सर्वर्स लगा के दे दिए। अगर कुछ फेल होता है तो ऑटो स्केल भी करके और भी सर्वर्स ऐड करते जाता है ये। ठीक है, तो इससे बचा लिए। ठीक है, कि सर्वर वन में कुछ गड़बड़ थी, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर सर्वर वन फेल होता है, तो यूजर को स्टिल स्टिल अगर लोड बैलेंसर हम यूज करेंगे, तो उसके पास कोई ना कोई दूसरे सर्वर से रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। पर एक और चीज आप ध्यान से देना कि अब ये जो लोड बैलेंसर है ना, अब ये लोड बैलेंसर खुद ही एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया है। ठीक है, ये लोड बैलेंसर अब खुद ही एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि व्हाट इफ कि ये लोड बैलेंसर ही डाउन हो जाए, ठीक है, वही क्रैश कर जाए, तो फिर उस केस में क्या, उस केस में क्या। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये एज एन होमवर्क समझ लो अपना। ठीक है, इस पे पढ़ना। इसके लिए मैं बताऊंगा बहुत सारे तरीके, जैसे कि गूगल का एक पेपर है मैगलैब, या गिटहब ने एक पब्लिश करा है जीएलबी। ठीक है, ये उनकी टेक्निक्स भी है, यू कैन से दैट। ठीक है, ये या तो मैगलैब, मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ना। ठीक है, और फिर जैसा हो आप मुझे बताना, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस रेप्लिकेशन। ठीक है, चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।